हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक आउट 402 का पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 16 के असेसमेंट टाइम को। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 to 15 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके सभी वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज यदि बात कर लें, MCQs बात कर लें, या फिर हम वन शॉट रिवीजन, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यूट्यूब प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करने के बाद में आपको कोई भी किसी भी तरीके का पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो असेसमेंट टाइम चैप्टर नंबर 16 में आप देखोगे आज की इस वीडियो में कि इस चैप्टर से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स क्या बनते हैं, कैसे MCQs आ सकते हैं, किस तरीके से फिलअप ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। राइट, ये जो असेसमेंट वाला पार्ट है ना, हर चैप्टर का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि आपने चैप्टर पूरा अच्छे से समझा है और असेसमेंट सॉल्व नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से अनअवेयर हो कि एग्जाम में इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। राइट, तो चैप्टर पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद, वन शॉट देखने के बाद असेसमेंट को देखना बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर में हमने क्या देखा था, ये यूनिट 4 आपकी जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, उसमें दो चैप्टर्स हमने देखे थे। प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 15 कंप्लीट किया और चैप्टर 16 हमने रिसेंट कंप्लीट किया हुआ है। चैप्टर 15 का नाम था टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और चैप्टर 16 है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों डिपेंड करते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको किन स्किल्स की नीड होती है उस पर। सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं, कितने टाइप की बिजनेस ऑनरशिप होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स होते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, वो देखे थे, एग्जाम्पल्स देखे थे। राइट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रिवॉर्ड्स होते हैं। राइट, सो हमने ये सारी चीजें इन दोनों चैप्टर में डिटेल में समझी है। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सो अगेन आई एम टेलिंग, आप सारे वीडियोस को देखो, क्योंकि ये जो यूनिट है थ्योरेटिकल यूनिट है। अब थ्योरेटिकल यूनिट है मतलब आपको आंसर भी थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है इसमें। सो सभी चीजों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब ये जो चैप्टर है बेस्ड है बिजनेस पर, कि आप एक कैसे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। राइट, सो इसी पर बेस्ड ये पूरा आपका चैप्टर है और इसी पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। ओके, सो क्या करना है, असेसमेंट समझने के पहले सारे वीडियो लेक्चर्स को देखना है। ओके, स्पेसिफिकली इस चैप्टर के, क्योंकि यहाँ पे हम चैप्टर 6 के असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए। असेसमेंट टाइम में पहला क्वेश्चन आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करके आना है। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज। इस चैप्टर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को समझा था, जिसमें हमने कुछ स्टेप्स देखी थी, कुछ स्टेजेस देखी थी। राइट, कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते समय, मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको किन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। राइट, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्रोसेस है, एक कोई कोर्स है, या अ वेंचर, कोई वेंचर है। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर होगा प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेजेस हैं, जिनको 1 by 1 आपको फॉलो करना होता है जब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था सबसे पहले कि आपको आइडेंटिफाई करना है, इवेल्युएट करना है, किससे, कि आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, कस्टमर्स की नीड क्या है, पहले उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड को समझना है। आप जो बिजनेस स्टार्ट करोगे, जिसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हो, वो वाकई में कस्टमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए यूजफुल है भी कि नहीं है। ठीक है, सो पहले आपको ये डिटरमाइन करना है, ये आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको रिसोर्सेज पता करना है कि आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और कौन से रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट है, जिन्हें आपको अरेंज करना होगा। राइट, फिर रिसोर्सेज के बाद में आप बिजनेस प्लान बनाओ कि यस, आपने जो बिजनेस प्लान या जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसी के अकॉर्डिंग अब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, है ना। बस इसी तरीके से फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। टाइम टू टाइम जो भी अपडेशन, मेंटेनेंस, जो भी चेंजेस होते हैं अपने बिजनेस में अडॉप्ट करो।
है ना। सो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि आगे चलकर कोई एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेस को हम हाई लेवल तक, जहां तक जो गोल है आपका उसको आप अचीव कर सकते हो। ओके, सो ये स्टेप्स 1 बाय 1 ही फॉलो की जाती है। मतलब यदि आपको ऊपर जाना है, ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर पे, तो आप स्टेयर्स का ही यूज करते हो ना, और एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जाते हो, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी स्टेप्स होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, जो मैंने आपको बताई है ना। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, जिनमें स्टेजेस को ध्यान से समझा है। सेकेंड देखो, करेक्ट आंसर देख लिया था ना, क्या है करेक्ट आंसर आपका? बी, राइट। नाउ सेकेंड, द फर्स्ट फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी मैंने समझाया कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेजेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं। इनमें सबसे पहला फेज, सबसे पहली स्टेप क्या है? ऑप्शंस है मैनेजमेंट ऑफ रिजल्टिंग एंटरप्राइज, बी डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान, सी identification of evaluation of the opportunity, and D determination of required resources। so अभी हमने इन चारों पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आपका सी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला फेज होगा आपका सी, कि सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, कस्टमर्स की क्या नीड है, सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, जो बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले उसमें क्या इनोवेटिव आइडिया आप ऐड करोगे जो पीपल्स के लिए, कस्टमर्स के लिए यूजफुल होगा, वो आप आइडेंटिफाई करोगे, वो इवैल्यूएट करोगे, देन फिर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड स्टेप, ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। देन वी प्लान दी बिजनेस को आपको कैसे आगे बढ़ाना है ना। एक प्लान बनाते हो, एक डिजाइन बनाते हो, है ना, आप एक प्लानिंग करते हो कि किस तरीके से आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, राइट। सो यहाँ पर कितना मनी इन्वेस्ट करना है, क्या है रिसोर्सेज होंगे, सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्लान करते हो। थर्ड क्या हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर आपका? थर्ड हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस में कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेबर, मनी, कैपिटल, ठीक है, या इसके अलावा आपको कोई मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, कोई सर्विस आपको देने के लिए कुछ पर्सन चाहिए, तो आपको किन रिसोर्सेज की जरूरत है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो डिटरमाइन करना है आपको। फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगी? मैनेजमेंट ऑफ द रिजल्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है, कि एक एंटरप्राइज को आप स्टार्ट करने वाले हो, बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो उसको कैसे मैनेज करना है, फिर उसका मैनेजमेंट, जब बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्लान कर लिया, देन एंड आफ्टर दैट अडॉप्ट द चेंजेस। यदि कोई चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, बिजनेस में चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए, राइट, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, तभी हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन बन सकते हैं, है ना। सो दिस ऑल आर द स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्टेप कौन सी है ये हमें पता चल गया। अब ये क्वेश्चन आपका सेकंड थर्ड के लिए भी पूछा जा सकता है ना। सो चारों स्टेप्स यहाँ लिखी हुई है। ओके, नाउ थर्ड, डैश इज द रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू स्टार्ट न्यू एंटरप्राइज। एक नई एंटरप्राइज शुरू करने के लिए रेडीनेस और विलिंगनेस होनी चाहिए आपके अंदर। ये कौन सा फैक्टर है, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? बिजनेस इनिशिएटिव, सक्सेस, विजन। यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? इनिशिएटिव इज द रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी काम को करने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपने कुछ सोचा कि कल मैं वहाँ घूमने जाऊँगा, लाइक आपने ऐसा सोच लिया, ठीक है, बस आपने अभी सोचा ही है, लेकिन जब तक आप उठोगे नहीं, रेडी नहीं होंगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे, ठीक है, तब तक कैसे जाओगे? तो किसी भी काम को करने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना पहले। बिल्कुल वैसे ही किसी भी बिजनेस को, नई एंटरप्राइज को यदि आपको शुरू करना है, तो उसके लिए आपको रेडीनेस और विलिंगनेस आपके अंदर होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? इनिशिएटिव कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? इनिशिएटिव। नाउ फोर्थ, एप्टीट्यूड्स आर। एप्टीट्यूड्स क्या होते हैं? एप्टीट्यूड्स इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो एप्टीट्यूड्स लर्न स्किल्स होते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं, मेमोरी स्किल्स होते हैं, या नेचुरल टैलेंट्स और इंक्लिनेशंस होते हैं। सो एप्टीट्यूड यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं किससे? नेचुरल टैलेंट्स और इंक्लिनेशंस, कि कोई भी पर्सन का क्या नेचुरल टैलेंट है। कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल तभी बन जाता है ना जब वो अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को पहचानता है, उसका कैसा एप्टीट्यूड है, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नेचुरल टैलेंट्स और इंक्लिनेशंस, राइट। नाउ नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन जनरेटिंग। एंटरप्रेन्योरशिप क्या जनरेट करने में हेल्प करता है? कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रीजनल डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ दिस। सो ऑब्वियस,
एंटरप्रेन्योरशिप से क्या डेवलप हो रहा है भाई, किस चीज़ को आगे जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है यहाँ पर। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते हो। पहली बात तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के काम पर आपको भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप यदि कोई काम करोगे तो उसको करने में कैपेबल हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सक्सेस को अचीव जरूर करोगे यदि आप हार्ड वर्क करोगे। सो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियस। आप यदि आज कुछ नया बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें आने वाले टाइम में आपको लेबर्स चाहिए होंगे, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। यदि आप सर्विस किसी को प्रोवाइड करोगे तो भी आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ चाहिए, उसके लिए भी आपको ड्राइवर्स वगैरह, मतलब ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। रीजनल डेवलपमेंट, ऑब्वियस रीजनल डेवलपमेंट भी होता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन जनरेटिंग ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स। ओके, नाउ ये बेनिफिट्स भी हम बोल सकते हैं इसके, डियर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब एमसीक्यूज देख लिए कैसे बन सकते हैं इस चैप्टर से, किन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। फिलअप्स दिए हुए, अब फिलअप्स में देख लो, कुछ 5 फिलअप्स दिए हुए हैं, उसके लिए 5 हिंट भी दी हुई है। ये हिंट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। ओके, पहली बात तो ये ध्यान रख लो, बुक में दी हुई है तो हिंट के अकॉर्डिंग, अभी हिंट यहाँ इसलिए लिखी हुई क्योंकि हिंट के अकॉर्डिंग आप इजीली यहाँ फिल कर पाओगे, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में नहीं मिलेगी और ना बुक में इसके आंसर्स है। तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखते चलना, टिक मार्क करते चलना। फाइन, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट दिया हुआ है डैश इज द डिटर्मिनेशन। डैश इज द determination that pushes the entrepreneur to keep going and keep trying। है ना, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है कि किसी एंटरप्रेन्योर को बार बार कि भाई आपको आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आके गिव अप नहीं करना है ना। सो हिंट देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। ए कैपिटल, बी कॉन्फिडेंस, सी प्रिजर्वेंस, डी एक्शन, ई क्रिएटिविटी। सो ये हमने किस फैक्टर में देखा था, ये पॉइंट हमने देखा था जिस फैक्टर में, वो था प्रिजर्वेंस। तो फर्स्ट का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस ही बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। यदि वो फेलियर को अचीव करता भी है तो उससे वो सीखे कि भाई आगे उस चीज को कैसे, जो गलती हुई है जिसकी वजह से उसने फेलियर अचीव किया है, तो अब उसको वो गलती रिपीट नहीं करना है, आगे कैसे इस गलती को भुलाकर, इसे सुधार कर हम आगे बढ़ें। सो कीप गोइंग, कीप ट्राइंग, ये चीज जो है ये कौन सा फैक्टर बताता है, प्रिजर्वेंस बताता है, राइट। नेक्स्ट देखो, सो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, प्रिजर्वेंस, ठीक है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था, राइट। नाउ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल बेनिफिट, अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी समझे थे, कुछ 3-4 बेनिफिट्स देखे थे ना। सो वन ऑफ द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट इट डेवलप्स, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट के बारे में बताना है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो डेवलप करता है क्या, कैपिटल, कॉन्फिडेंस, एक्शन, क्रिएटिविटी। सो यहाँ पर देखो साइकोलॉजिकल बेनिफिट, आपकी थिंकिंग, आप जैसा सोचते हो वैसा आप करते हो। आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके साथ सारा पॉजिटिव होता है, आप निगेटिव सोचते हो तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आपके आसपास चलती है तो आपके साथ निगेटिव ही होता है। तो जैसी हमारी सोच है वैसा हमारा काम होगा। आप अच्छा सोचोगे, आप जैसा सोचोगे ना, आप जिस चीज़ पे विश्वास रखोगे वैसा आपका कॉन्फिडेंस होगा, है ना। सो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो क्या डेवलप करता है एंटरप्रेन्योर का, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। सो बी में क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस। ओके, किसी भी काम को करने के लिए विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना। नाउ डैश इज द फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंड की जरूरत होती है। तो बिजनेस के टर्म्स में उस फंड को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। याद रखना, बिजनेस के टर्मिनोलॉजी में जो मनी आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हो, इनिशियली जो मनी आप इन्वेस्ट करते हो, वो कैपिटल कहलाती है। फोर्थ देखो, डैश कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वेंशन एंड इनोवेशन एज मार्केटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे इन्वेंशन, इनोवेशन, मार्केटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, इसको आप और किस नाम से जान सकते हो, इसे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। एक बिजनेसमैन की, एक एंटरप्रेन्योर यदि वो कुछ इनोवेटिव आइडिया अप्लाई करता है, कुछ नया इन्वेंट कर सकता है, मार्केटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंग उसका नेचर होता है, तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के फॉर्म में वो इनोवेशन, इन्वेंशन वगैरह सारी चीजें करता है, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी क्रिएटिविटी कहते हैं, राइट। तो फोर्थ में क्या आ गया, क्रिएटिविटी। फिफ्थ देखो, one of the most essential characteristics of entrepreneurs is their willingness to take
एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर की क्या होती है कि वो विलिंगनेस के साथ क्या लेता है, एक्शंस लेता है, ठीक है, क्योंकि जब तक जो उसने सोचा है वो काम करेगा नहीं तब तक कैसे सक्सेसफुल होगा, तब तक कैसे चलेगा, राइट। तो जो आप सोचते हो, जैसा आप थिंक करते हो, आपने सोचा आपको इस गोल तक पहुंचना है, तो जब तक आप उसके लिए कोई काम नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, है ना, विलिंगनेस के साथ, सो कैसे पॉसिबल होगा, राइट। सो वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज देयर विलिंगनेस टू टेक एक्शन। सो आ गई बात समझ में, इजी है बहुत, चैप्टर पढ़ा है हमने, ऑप्शंस आपके सामने थे, उसी के अकॉर्डिंग हमने फिल कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सही कर सको, अपनी बुक में भी नोट डाउन कर सको, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस CDEF। अब 4 पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे हुए हैं, जिसमें कुछ वेरी शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अब बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन आंसर्स को समझना, ओके। पहला, हाउ विल यू डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंड टेकिंग इन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करना फाइनेंशियल रिस्क के साथ, ये काम कौन कर सकता है, एंटरप्रेन्योर कर सकता है। और जब ये काम वो कर रहा होता है, इसको मैनेज कर रहा होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सो इट इज एक्ट ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंड टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, ओके। आगे बात समझ में, यहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशन को भी लिख कर आ सकते हो। व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप देखा। It refers to inclusion, development and polishing of entrepreneurial skills in a person to enable him to establish and successfully run an enterprise. किसी एंटरप्राइज को सक्सेसफुली रन करना है, आपने कोई कंपनी खोली, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसको सक्सेसफुली चलाना है आपको। आपने स्टार्टिंग कर ली, इनिशिएटिव ले लिया, एक अच्छे बढ़िया इनोवेटिव आइडियाज से आपने स्टार्ट भी कर लिया, लेकिन अब आगे चलाने के लिए आपको और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो जब आपको और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं अपने एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना चाहते हो, ताकि आपका जो गोल डिसाइड है, आप जिस ऊंचाइयों को छूना चाहते हो अपने बिजनेस को लेकर, उसे छू सको, राइट। सो इसके लिए आपके अंदर ज़रूरी होता है कि वो स्किल्स हो। इसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हो, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हो, है ना। आप इसके लिए फर्दर जो भी आपको लगे कि आप कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, राइट, मोटिवेट हो सकते हो डिफरेंट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखकर, है ना। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट एंड पॉलिशिंग द एंटरप्रेन्योरल स्किल्स इन अ पर्सन टू इनेबल हिम टू एस्टैब्लिश एंड सक्सेसफुली रन एन एंटरप्राइजेस। समझ में आ गया, इसको यदि एग्जांपल से समझे तो जैसे कि एक स्टूडेंट स्कूल जाता है, क्यों जाता है भाई, एजुकेशन लेने के लिए। अब उसके अलावा वो चाहता है कि अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करे, तो वो फर्दर फिर कोचिंग्स को भी ज्वाइन कर लेता है ना। कोचिंग्स के बाद वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहता है, तो वो फिर कोई पर्सनालिटी प्रोग्राम्स को जो होती हैं, है ना, कम्युनिकेशन की जो क्लासेस होती है, चाहता है कि अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हो जाए एंड ऑल, है ना, तो वो उसको भी ज्वाइन कर लेता है। वो स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहता है, तो वो स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लेता है, अकेडमी ज्वाइन कर लेता है, लाइक दिस। तो ऐसा क्यों, ताकि वो उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर वहाँ से सीख सके, जो उसके अंदर स्किल्स हैं, जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसे वो और डेवलप कर सके। तो बिल्कुल वैसे ही यदि कोई सक्सेसफुल पर्सन, है ना, जो बिजनेस करना चाहता है और अपने बिजनेस को और आगे ग्रो करना चाहता है, यदि उसमें एंटरप्रेन्योर बनने की शक्ति है, वो कैपेबल है, तो वो अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकता है बाय यूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ओके। अब इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेजेस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, वो सब हमने पढ़ रखा है, फाइन। नाउ डिफाइन नीड फॉर अचीवमेंट। ये जो नीड फॉर अचीवमेंट है, ये क्या है ना, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, हमने देखा था साइकोलॉजिकल फैक्टर में, नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट रिफर्स टू एन इनट ड्राइव टू एम हाई एंड अचीव सक्सेस, जो मैं अभी बता रही थी। आपने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया कि भाई आप 90 से 100 के बीच में परसेंटेज बनाने वाले हो 9th में, ये आपने डिसाइड कर लिया है, ये आपने अपना गोल बना लिया, एम बना लिया, और बिल्कुल लग गए हो अब से पढ़ाई में, ठीक है। क्या करा आपने, अब से लग गए हो पढ़ाई में, कोई सा भी डिस्ट्रैक्शन आप पे असर नहीं कर रहा है, ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना किसी की शादी, ना किसी का बर्थडे, ना कोई फ्रेंड्स, और ना ही आपका कोई फैमिली या कोई रिलेटिव पर्सन। अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई करना है, और आपको ने जो टारगेट डिसाइड किया, आपने जो गोल डिसाइड किया, उसके लिए आप हार्डवर्क में लग चुके हो। तो यही तो नीड फॉर अचीवमेंट है, मतलब कि इट रिफर्स टू एन इनर ड्राइव टू एम हाई एंड अचीव सक्सेस। आपका एम बहुत हाई है, जिसके लिए आप आज से ही जुट गए हो अपनी पढ़ाई में, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सको, उस सक्सेस को अचीव कर सको।
So the presence of this factor makes individual highly motivated to overcome obstacles to be successful and to excel in their chosen field. मतलब यदि बीच में कोई ऑब्स्टिकल भी आएगा ना तो उस भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को, उस ऑब्स्टिकल को, उस डिफिकल्टी को भी सॉल्व करके आप आगे बढ़ जाओगे. सो दिस इज कॉल्ड नीड फॉर अचीवमेंट. और ऐसा बिजनेस में भी होता है. बिजनेस में भी बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ कंडीशंस हो जाते हैं. तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स को ध्यान में ना रख के, इन कठिनाइयों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ना, ठीक है, अपने एम तक पहुंचना, अपने गोल तक पहुंचना, सक्सेस को अचीव करना, यही नीड फॉर अचीवमेंट पॉइंट है. ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रिस्क टॉलरेंस? रिस्क टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस काम का नहीं होता है ना, एक उसका एक मेजर पॉइंट और होता है, रिस्क को टॉलरेट करना. जब कॉन्फिडेंस होगा तभी आप रिस्क को भी टॉलरेट कर पाओगे. मतलब यहाँ पर आपको ये पता होता है, सपोज आपने आज बिजनेस में कुछ 1 लाख 2 लाख मनी इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो जब आपने ये मनी इन्वेस्ट किया तो आपने कुछ सोच समझ के मनी इन्वेस्ट किया होगा, है ना. ये कि यदि कुछ लॉस होता भी है, कुछ 5-10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार का यदि लॉस भी होगा तो ठीक है, उसको हम प्रॉफिट से कहीं ना कहीं कर लेंगे मैनेज. तो ऐसी कुछ रिस्क लेकर जब आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, रिस्क को टॉलरेट करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, सो ये भी एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की. सो इट इज द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल कैन कंफर्टेबली एक्सेप्ट टेकिंग चांसेस. ठीक है, कंफर्टेबली वो क्या है, चैलेंजेस को फेस करना जानता है. यदि कोई रिस्क होती है तो उसको भी एक कैसे, रिस्क को भी कैसे चेंज करें, ठीक है, रिस्क के थ्रू भी हम कैसे सीखें, वो जानता है बेसिकली. फाइन. नाउ मेंशन द 3 ways which make entrepreneurship beneficial for society. 3 वे बताओ जिससे कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सोसाइटी पढ़ा था एक टॉपिक, तो वहाँ हमने 5 से 6 बेनिफिट्स देखे थे. अब आपको कोई भी 3 बेनिफिट्स यहाँ लिख देना है. सो क्या देखा था हमने, एंटरप्रेन्योरशिप इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी इन 3 ways. 3 वे से बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली. इन तीनों को डिटेल में पढ़ा था. इकोनॉमिकली देखा जाए तो इकोनॉमिकली जो सोसाइटी का जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है. ठीक है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाते हो, राइट, और यहाँ पर आप सोसाइटी में जो रहने वाले पर्सन से कहीं ना कहीं उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो बाय यूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप. साइकोलॉजिकली ये भी चीज़ें, कुछ सोसाइटी के लोग ऐसे होते हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ईजिली और उससे ही आगे बढ़ते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो इसका निगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है कि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर ही नहीं पाते हैं. जो जैसा है, जो चीज़ें वो हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को, वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. बट कुछ ऐसे होते हैं पर्सन्स कि जो प्रोडक्ट्स में यदि कोई नए फीचर आ रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट आया है तो मार्केट में आप उससे एक्सेस करते हैं, उसको एक बार इस्तेमाल करके देखते हो, यूज़ करके देखते हो, है ना, तो हम चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं. सो ये भी एक फैक्टर है, राइट. सोशली, सो सोशली इज ऑल्सो, यू नो दैट. सो ये तीनों फैक्टर्स को हमने डिटेल में पढ़ा है एक डेडिकेटेड वीडियो में. अब इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ नाम लिखने थे, है ना, बट यही क्वेश्चन यदि लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा तो आपको इनके फर्दर पॉइंट्स भी लिखकर आने होंगे. ओके, नाउ डी देखो, आंसर इन 1 or 2 सेंटेंस. अभी जो क्वेश्चंस देखे हमने वो सिंपल क्वेश्चंस थे, डिफाइन द टर्म वाले, लाइक. अब इसके बाद 1-2 सेंटेंस में आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं. फर्स्ट है डिफाइन इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी इज अनदर की फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, सो इंटीग्रिटी का मतलब एकजुटता से है. ठीक है, जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं वो एकजुटता के साथ वर्क करें. ठीक है, सो इट इज अ पर्सनल कमिटमेंट टू कीप योर प्रॉमिसेस टू डू व्हाट यू से यू आर गोइंग टू डू. An entrepreneur with integrity creates confidence in customers and investors and is more successful and respected than others. समझ में आया कि यहाँ पर इंटीग्रिटी का मतलब इससे है कि जो भी आपने बोला है, जो भी आपने कहा है कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं, मैं ये काम करूँगा और इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना है, तो जो आपने कमिटमेंट दी है आपको उसको ध्यान में रखकर ही काम करना है आगे. ओके, दैट कीप योर प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस के साथ रहना है. दैट व्हाट यू से टू यू आर गोइंग टू डू. An entrepreneur with integrity create confidence in customers and investors. और ऐसा जब आप कहते हो कि हाँ मार्केट में ये प्रोडक्ट आने वाला है, इतनी डेट को आने वाला है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके लिए हमें ये काम करना है, या एम्प्लॉयज़ को आपने कोई प्रॉमिस किया हुआ लाइक दिस, तो इससे आप क्या कर रहे हो, कस्टमर्स का, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीत रहे हो, राइट. कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आप उनको भी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हो और मोर सक्सेसफुल बन रहे हो, राइट. तो यही बेसिकली आपका इंटीग्रिटी वाला पॉइंट है, मतलब आप सबको एक साथ लेके चलो बिजनेस में. ओके. Second, make a list of some aptitudes useful in entrepreneurial venture.
अब आपको यहाँ पे कुछ एप्टीट्यूड्स की लिस्ट बतानी है। जैसे कि एप्टीट्यूड हमने देखा क्या कि नेचुरल टैलेंट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर में, किसी भी बिजनेस पर्सन में जो नेचुरल टैलेंट होता है, इंक्लिनेशन होता है, वही एप्टीट्यूड कहलाता है। तो एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर में कौन कौन से ऐसे नेचुरल एप्टीट्यूड्स हो सकते हैं उनकी लिस्ट बतानी है आपको। तो वो पर्टिकुलर आर्टिस्टिक हो सकता है, तो एंटरप्रेन्योर तो कोई भी बन सकता है, कोई मेल कोई फीमेल, कोई सा भी कंट्री का कोई भी पर्सन, है ना, जरूरी नहीं है कि बहुत एजड ही हो। किसी भी टीनेजर से लेकर हम बात कर लें 20th की एज से 50th की एज में भी कोई भी पर्सन एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई एजुकेटर हो, कोई म्यूजिशियन हो, कोई सिंगर हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है ना। सो यहाँ पर वो एक पर्सन आर्टिस्टिक हो सकता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है, पर्सपेक्टिव, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बिजनेस ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, लॉजिकल, उसकी जो सोच होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके पास जो लॉजिक्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है ना। इसके साथ साथ उसमें मैकेनिकल वो भी होती है, हम बोल सकते हैं कि टूल्स के बारे में मैकेनिकल नॉलेज भी होता है, टूल्स मशीन्स के बारे में नॉलेज होता है ना। यदि कोई मशीन कभी खराब वगैरह हो गई तो वो उसे सुधार सकता है, ये सारे नॉलेज स्किल्स भी उसमें होते हैं, स्पेशल, इंटेलेक्चुअल, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। सो ये पूरा आपके लिस्ट किसके हैं, आर्टिस्ट एप्टीट्यूड वाले पॉइंट के, राइट। इसका भी, इसके बारे में भी हमने डिटेल में सारी चीज़ समझी हुई है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको नाम बताने हैं तो हमने सिर्फ नाम लिखे हुए, बाकी इनको आप डिटेल में एक्सप्लेन भी करके एग्जाम में आ सकते हो इजीली। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर दी सोशल बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू अ सोसाइटी। सोसाइटी में सोशल बेनिफिट्स क्या है। जैसे अभी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स है, तो साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। तो अब यहाँ पे सोशल बेनिफिट पूछे हैं आपसे ओनली, समझ में आई मेरी बात। इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल भी पूछ सकते हैं। सो सोशल बेनिफिट क्या है कि हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। बाय एंटरप्रेन्योरशिप बन के आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं खुद ही को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हो, खुद के बॉस खुद हो रहे हो ना। तो सोसाइटी में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाने के लिए, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है। इंप्रूव्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है ना लोगों का, उसको भी इंप्रूव किया है कहीं ना कहीं। सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके कंज्यूमर्स की, कस्टमर्स की नीड को भी सेटिस्फाई कर रहे हो। सो दिस ऑल थ्री आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, हाउ इज ऑप्टिमिज्म एन एक्सीलेंट पर्सनल क्वालिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ऑप्टिमिज्म कैसे एक एक्सीलेंट पर्सनल क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर्स की। ऑप्टिमिज्म मतलब ऑप्टिमिस्टिक, हर चीज में विश्वास रखने वाले, ठीक है, जो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की सबसे खास बात यही होती है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मतलब यदि वो किसी चीज को शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए निगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, कोई भी काम यदि अच्छी सोच के साथ आप आगे करते हो तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस होते हो। बस वही लाइन है यहाँ पर, ठीक है। सो ऑप्टिमिस्टिक एंटरप्रेन्योर्स आर रिसिलेंट इन टू सिग्निफिकेंट वेज। फर्स्ट, दे आर इमोशनली मोर रिसिलेंट। Thinking positively encourages optimistic people to think more broadly, which in turn allows them to be flexible and open to new ideas. They can move on more quickly and to better quality ideas. आया समझ में क्या लिखा है? बहुत अच्छा और बहुत इजी लिखा है। जो पीपल ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होते हैं ना, जो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, बेसिकली ये फ्यूचर ओरिएंटेड ही होते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन्स। उन्हें पता होता है कि आज मैं ये काम इस सोच से शुरू कर रहा हूँ, अच्छी सोच से शुरू कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली शुरू कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, ठीक है। सो वो पॉजिटिवली सोचते हैं, है ना। सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोर ब्रॉडली विच इन टर्न अलाउज देम टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू न्यू आइडियाज़। और जैसे भी उनमें चेंजेस हो, जैसे बिजनेस में टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं। कोई एक प्रोडक्ट की हम बात ले लें, सपोज हम माइक्रोसॉफ्ट की बात ले लेते हैं, ठीक है। बिल गेट्स ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टार्टिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था, वो था डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बिल्कुल भी ग्राफिकल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड था, कमांड बेस्ड था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में चेंजेस होते गए। आज हम एक ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। मतलब आप MS DOS से यदि बोले हम, तो आज हम एज माइक्रोसॉफ्ट 10 पे काम कर रहे हैं। तो टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है, किस ऑप्टिमिस्टिक वे से आगे बढ़ रहा है, वो आप समझो। कैसे उसे इनहांस किया, उसने अपने बिजनेस को इनहांस किया, कैसे अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लेकर आया, फीचर्स को ऐड किया, राइट। सो दे कैन मूव मोर क्विकली, बहुत क्विकली वो मूव कर जाते हैं और बेटर आइडियाज के साथ
क्वालिटी नीड्स के साथ। ओके, समझ में आ गया? तो यही ऑप्टिमिस्टिक कहलाता है। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आप पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि पैराग्राफ वाइज ही लिख कर आओ, इन्हें आप पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो और अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर को लिख कर आ सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जैसा आंसर मैंने लिखा ना डियर स्टूडेंट्स वैसे ही आप लिख कर आओ। ओके, नाउ फिफ्थ, explain with the help of an example that family background affects the entrepreneurial behavior of people। जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो अफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर के बिहेवियर को, इस पर्टिकुलर को आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक, ओके। सो फैमिली बैकग्राउंड वाला पॉइंट हमने देखा था, ये भी एक फैक्टर देखा था हमने, ठीक है। सो बैकग्राउंड ऑफ फैमिली बिजनेस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस एंटरप्रेन्योरशिप। यदि एग्जाम्पल की बात कर लें तो फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी मैटर करता है। सपोज हम बात करते हैं कोई ऐसा पर्सन जिसका फैमिली में दादा पापा या जो उनकी जनरेशन्स हैं वो स्टार्टिंग से बिजनेस ही करते आई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस जो है वो पर्सन जो है जो उसके बैकग्राउंड में भी अगर देखा जाए तो बिजनेस वाली फैमिली से ही है, तो वो अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। ठीक है, टाइम के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करके अच्छे से अच्छे प्रॉफिट तक, मैक्सिमाइज प्रॉफिट तक पहुंचा सकता है ना, ये चीज़ मानते हो? ठीक है। सो यंगस्टर्स हु बिलोंग टू बिजनेस फैमिलीज ऑफन जॉइन देयर फैमिली बिजनेस। ऑब्वियस, वो यंगस्टर्स जो बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं तो वो आगे चल के अपने बिजनेस फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हैं। दे लर्न बिजनेस स्किल्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। अपने एल्डर्स से ही उनको बिजनेस स्किल्स समझ में आ जाते हैं, है ना। वो स्किल्स उन्हें कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक वरदान होता है उनके लिए, जिसके साथ वो आगे बढ़ते हैं। सो दे ऑफन इवॉल्व देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग कल्चर एंड टेक इट टू ग्रेटर हाइट्स, जो लाइन मैंने कही। एग्जाम्पल की बात करें तो टाटा, गोदरेज, अंबानी, हिंदुजा, बिरला, बजाज, ये सब क्या है? दे ऑल आर वेल नोन बिजनेस फैमिलीज इन इंडिया। ये बिजनेस फैमिलीज ही है, मतलब इनके जो एल्डर्स थे वो बिजनेस, इनका जो बैकग्राउंड है वो फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड ही रहा है। समझ में आ गया? नाम तो सभी ने सुना ही है। नाउ नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल लिखकर आ जाना, राइट। ई वाले पार्ट पे आ गए अब हम। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने दिख रहे हैं, अब इनके आंसर्स आपको करने होंगे, ठीक है। मेंशन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू पोजेस दैट कैन यू हेल्प टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ बतानी है। तो अभी तक हम कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स को ही पढ़ते आ रहे हैं ना, बस वैसे ही आपको कोई भी 5 बताने हैं। हमने कम से कम 8 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, 8 से 10 फीचर्स के बारे में समझा था। आपको कोई भी 5 जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपको याद हो जाए, 5 तो याद कर ही लेना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, 4 ही का आएगा मैक्सिमम, पर फिर भी 5 करके चलना, सेफ रहना। 5 में से कोई 4 तो आप लिख कर ही आ जाओगे आराम से। ये क्वेश्चन आपसे 2-3 में भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ आपको 2 या 3 ही लिख कर आने होंगे, राइट। सो 5 पूछे हैं, पहला ले लें, विलिंगनेस टू टेक एक्शन। जो आपने सोचा है, जिसके लिए आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तो उसके लिए इनिशिएटिव लो, उस काम को करो, एक्शन में लेकर आओ, विलिंगनेस के साथ करो। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। एक्शन इज समथिंग दैट कैन लीड यू टू सक्सेस। सक्सेस तक पहुंचना है तो एक्शन तो लेना होगा ना। विदाउट एक्शन यू कैन नॉट एक्सेप्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बिना एक्शन के आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ओके, रिस्क टॉलरेंस, ये भी देख लिया हमने। रिस्क टॉलरेंस इज द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल कैन कंफर्टेबली एक्सेप्ट टेकिंग चांसेस। एंटरप्रेन्योर्स नीड टू हैव हाई टॉलरेंस फॉर रिस्क। इनके अंदर जो टॉलरेंस पावर होती है ना रिस्क की, वो बहुत हाई होती है। घबराते नहीं है, गिव अप नहीं करते हैं कभी भी। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं, वो यदि उसमें फेलियर भी अचीव करते हैं तो उससे भी सीख कर आगे बढ़ते हैं। दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क भी ऐसा नहीं कि बस रिस्क ले ली, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें पता होता है कि इस रिस्क में यदि फेलियर हुआ तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसकी भरपाई हम कर सकते हैं आगे, तो कैलकुलेटेड रिस्क वो लेते हैं। इफ दे फेल, एंटरप्रेन्योर आर लाइकली टू ट्राई अगेन, जैसा मैंने कहा, राइट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीपल हु हैव कॉन्फिडेंस बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज। जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं ना, वो अपनी एबिलिटी पे खुद बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। उन्हें दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता, उन पर विश्वास भी नहीं होता। आपको अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास होना चाहिए। सो दे आर श्योर टू देमसेल्व्स एंड देयरफॉर इट इज ईजियर फॉर अदर्स टू बिलीव इन दैम। इवन इफ दे फेल, दे नो दे विल सक्सीड द नेक्स्ट टाइम। ये दैट इज द कॉन्फिडेंस, कि अगर वो फेल भी हो जाते तो उन्हें पता होता है कि अगर मैं फिर से ट्राई करूंगा तो नेक्स्ट टाइम जरूर सक्सेस को अचीव करूंगा, राइट। सो दिस इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जैसे मैंने बताया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्रिएटिविटी, ये भी देखा हमने। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू क्रिएट थिंग्स। थिंग्स को कैसे क्रिएट करना है,
ठीक है, जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें क्या इनोवेटिव आइडिया, क्या क्रिएटिविटी के साथ उसको शुरू करने वाले हो, कैसे पर्टिकुलर आपका बिजनेस डिफरेंट हो सकता है बाकी सभी बिजनेस पर्सन से जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स है उनसे डिफरेंट हो सकता है ना। सो क्रिएटिविटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, अब वो क्रिएटिविटी इन्वेंशन हो सकती है, इनोवेशन हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। सो द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज एन आइडिया पर्सन, इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो आइडिया पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमने इस चैप्टर में बिल गेट्स को पढ़ा था, वो एक आइडिया पर्सन थे, ठीक है, आइडिया मैन थे, क्योंकि जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को शुरू किया उस टाइम पर बता रही हूँ, उस टाइम पर ऐसा आइडिया कोई भी बिजनेस कॉम्पिटिटर नहीं लेकर आया था, है ना। सो एंटरप्रेन्योर्स सी अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, वो अपॉर्चुनिटीज को ही खोजते रहते हैं हर जगह। They find innovative ways for increasing their productivity and achieving company goals. Fine. Points clear हो रहे हैं, लिख करके आना, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। इनिशिएटिव, सोचा है, एक्शन लोगे, मतलब कहीं ना कहीं आप उस काम को करने जा रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, है ना। सो इनिशिएटिव इज द रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज वेयर एन एंटरप्रेन्योर सीज एन अपॉर्चुनिटी, ही टेक्स एन अप्रोप्रिएट एक्शन। जब आपको मौका मिला तब आपने इनिशिएटिव लिया और उस काम को किया, बस यही बात है इसमें। Entrepreneurs are self-motivated and willing to take on the leadership role and make themselves personally responsible for the success or failure of a decision. Entrepreneurs जो होते हैं वो self-motivated होते हैं। self-motivated मतलब उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनता ही वही पर्सन है जो खुद से मोटिवेटेड हर बार होता रहता है, अपने फेलियर्स से भी सीखता है, फेलियर से गिव अप नहीं करता है, चाहे सक्सेस अचीव करे चाहे फेलियर अचीव करे, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल वो खुद को मानता है, किसी और को क्लेम नहीं करता है, ठीक है। बस यही लाइन यहाँ पे लिखी है, मतलब लीडरशिप का रोल वो खुद ही निभाता है अपने लिए भाई, ठीक। तो ये हमने देखे 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप कोई भी लिख कर आ सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन ई पार्ट का, थिंक ऑफ पॉसिबल वेंचर दैट यू कुड स्टार्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन द 4 मेन फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर योर वेंचर। पॉसिबल वेंचर के बारे में आपको सोचना है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो एक्सप्लेन 4 मेन फेजेस, 4 मेन स्टेजेस के बारे में बताना है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए, जिस वेंचर को आप स्टार्ट करने वाले हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो, राइट। सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन से 4 मेन इंपॉर्टेंट फेजेस होंगे या 4 मेन इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजरना होगा। तो वो 4 मेन स्टेजेस जो कि हमने फर्स्ट सेकेंड एमसीक्यूज में ही डिस्कस कर लिए, अगेन वही लिखी हुई है। आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, इवैल्यूएट करो कि आसपास सोसाइटी में उस बिजनेस को जिसको आप स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि नहीं, उसके लिए कस्टमर्स की नीड्स है कि नहीं है, ठीक है। जिस बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो उसकी ज़रूरत भी एक्चुअल में है लोगों को कि नहीं है तभी आप उसके बारे में सोचो। दूसरी चीज़ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान, अब आपने देख लिया भाई कि हाँ कस्टमर्स को इस चीज़ की नीड है जिसका बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। सपोज आपके सोसाइटी में आपके कैंपस में कहीं भी फोटोकॉपी या प्रिंटिंग की कोई शॉप नहीं है, तो आपने ये सोचा कि क्यों ना मैं फोटोकॉपी प्रिंटिंग की शॉप ओपन कर लूँ, ठीक है। आपने अब ये सोचा, आपने ये डिटरमाइन किया, अब आप उसको इवैल्यूएट करोगे, कुछ इस तरीके से आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि भाई मेरे कैंपस से बाहर बहुत दूर है, 2-4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, तब आप फोटोकॉपी और प्रिंटिंग करवा सकते हो। तो आपने ये इवैल्यूएट किया कि यदि मैं ओपन करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी शॉप बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। तो आपने ये डिटरमाइन किया, ये आइडेंटिफाई किया, ये इवैल्यूएट किया। अब इसके लिए आप डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान, अब ये बिजनेस शुरू करने के लिए आप क्या करोगे, एक प्लान क्रिएट करोगे, एक प्लान बनाओगे कि इसमें आपको कितना मनी लगाना पड़ेगा, है ना, क्या प्रोडक्ट होंगे, क्या मार्केट में क्या चल रहा है, किस रेट में पर्टिकुलर फोटोकॉपी प्रिंटिंग हो रही है, तो आप क्या इनोवेटिव आइडिया के साथ उसको स्टार्ट कर सकते हो कि लोग बाहर ना जाए कहीं भी और यहीं पर आए, है ना। सो यहाँ पे आप एक बिजनेस प्लान बनाओगे। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, अब आपने प्लानिंग कर ली कि आपको इन मशीन्स की ज़रूरत है, ये सामान चाहिए, कुछ आपके पास जो रखा हुआ है ठीक है उनका यूज़ कर लेंगे, जो नहीं है उनको कैसे अरेंज करना है, कितना मनी इन्वेस्ट करना है, ये सब आपने देख लिया, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को आपने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने बिजनेस शुरू किया। नाउ मैनेजमेंट ऑफ द रिजल्टिंग एंटरप्राइज, अब यदि आपने कोई बड़ी कंपनी खोली या कोई बड़ा बिजनेस खोला है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल से शॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेशनरी शॉप या फोटोकॉपी प्रिंटिंग शॉप, तो यहाँ पर अब आप उसे मैनेज कर रहे हो, तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा, मैनेज नहीं करोगे तो कैसे सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, लॉसेस में जाओगे, राइट। तो इसके लिए अब आप रेगुलरली मैनेज कर रहे हो, रेगुलरली हर चीज़ देखते हो, कितना स्टेशनरी लगा है, कितने का आपने परचेज किया था, कितना प्रॉफिट बच रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो। लास्ट में आता है चेंज और अडॉप्ट विथ टाइम, अब यदि टाइम के साथ में जैसे कि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है ना, हर दिन आप नई चीज़ देखते हो, हर दिन किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में किसी चीज़ में नए नए फीचर्स आते रहते हैं,
तो वैसे आपने देखा कि फोटोकॉपी में भी टाइम के साथ में मशीन का साइज छोटा होता चला जा रहा है, मशीन ज़्यादा इफेक्टिव होती चली जा रही है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं, तो आप टाइम के साथ न्यू मशीन्स लेकर आ रहे हो भाई। आपने ये देखा कि फोटोकॉपी के साथ में स्कैनिंग वगैरह भी हो रही है सब, तो आप नई नई चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हो, वही पुरानी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। तो टाइम के साथ में चेंजेस को अडॉप्ट करना है, तभी हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। सो दिस ऑल आर दी स्टेजेस, दिस ऑल आर दी फेजेस, है ना, टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने अभी बताया ना, इस क्वेश्चन में आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आना। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, ओके। अब इन्हें अपनी ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, फाइन। समझना है तो मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। थर्ड देख लो, डू यू थिंक इट इज एसेंशियल टू हैव बिग मनी एंड प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस? क्या आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी मनी की जरूरत होती है, बहुत मतलब हाई अमाउंट में आपके पास मनी होना चाहिए, तभी आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है यस, बिकॉज ऑफ थिंग्स नीडेड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस आर। देखो, बहुत बड़ी मनी की यहाँ पे यस जरूर लिखा हुआ है, पर यदि हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें जो कि बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, तो उसके लिए हमें बिग अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब उसमें हमें किन किन रिसोर्सेज की, किन तरीके से आप इस मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास मनी कैपिटल के फॉर्मेट में होती है जिसे आप इनिशियली इन्वेस्ट करोगे, या फिर आपको लैंड की नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, आपको फिर लेबर्स की नीड पड़ती है, फिर आपको एंटरप्राइज की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आगे अपने बिजनेस को बढ़ाते हो। सो यस, यदि ये सारी चीज़ों की आपको नीड है तो कहीं ना कहीं आपको एक बिग अमाउंट में क्या चाहिए, मनी चाहिए, है ना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन वहीं हम एक छोटे मोटे बिजनेस की बात कर लें, जैसे ग्रोसरी शॉप वगैरह जो होती है, तो वो एक छोटे अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हो, है ना, एक बिग अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ पे हम एक मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस सोचें, कैसा मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस सोचे, तो वहाँ पे आपको लेबर, मशीन, टूल्स, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको एक बिग अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि सामने वाले को किस टाइप का बिजनेस शुरू करना है। सर्विस बिजनेस शुरू करना है तो वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ना है बिग अमाउंट की। लेकिन वहीं आपको मैन्युफैक्चरिंग टाइप का या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस शुरू करना है तो यहाँ पे आपको एक बल्क में, हाई अमाउंट में मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। हो सकता है कोई कुछ और सोचता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखें, तो इसका आंसर येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ओके। सो ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखना, फाइन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, entrepreneurs are a national treasure. They create wealth, jobs, opportunities and prosperity in a country. बहुत सही लाइन लिखी हुई है, ये पढ़ा था हमने जब हमने इस चैप्टर को एंड किया था। तो एक कंक्लूजन वाली लाइन लिखी हुई है कि एंटरप्रेन्योर्स नेशनल ट्रेजर हैं, ये वेल्थ क्रिएट करते हैं, जॉब, अपॉर्चुनिटीज और प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं कंट्री में लेकर आते हैं, राइट। सो राइट योर ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप कैसे बता सकते हो, आपका क्या ओपिनियन है। तो अगेन ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर लाइन के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या ये सही है, आप ऐसा सोचते हो। सो यस, एंटरप्रेन्योर्स गेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। बिना शॉपकीपर्स के, बिना एंटरप्रेन्योर्स के आप सोच सकते हो क्या, अपने वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हो, नहीं ना। So they activate and stimulate all economic activities. This activity helps society to get success and all prosper throughout. इसकी मदद से आपकी सोसाइटी कहीं ना कहीं सक्सेस पे जाती है ना। सो अ सोसाइटी कैन ग्रो वेल, सोसाइटी एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। आप यहाँ पे इनकरेज कर सकते हो। आप यहाँ देखते हो कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे इनकरेज होते हैं, सोसाइटी से इनकरेज होते हैं, ऑब्वियस कैसे बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, कैसे लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। दिस पीपल आर ऑलवेज क्रिएटिव एंड एबल टू मोटिवेट अदर्स, कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव होते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। दे आर यूनिक सिंस दे हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग मनी, स्किल्ड लेबर एक्सेट्रा। द सक्सेस ऑफ द नेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। द सक्सेस ऑफ द नेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। हमारे नेशन की जो सक्सेस है वो एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस पर ही डिपेंड है। यदि वो आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वर्ल्ड आगे बढ़ेगा, हमारी जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है वो आगे बढ़ेगा, राइट। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर भी आप अपने ओन वर्ड्स में लिख कर आ सकते हो, पॉइंट वाइज लिख कर आ सकते हो। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अपना ओपिनियन आपको यहाँ पे बताना है, राइट। एफ पार्ट पे आ गए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब आपको अपनी बुक में यहाँ पे एफ पार्ट में कुछ 2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे, इसे भी पढ़ के आपको अपने अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अमित इज अ गुड एट पेंटिंग। ओके, अमित की पेंटिंग बहुत अच्छी है। व्हाट पॉसिबल करियर्स विल यू सजेस्ट हिम टू परस्यू। तो आगे चलकर उसको अपना करियर किस में बनाना चाहिए, क्या करियर लेना चाहिए, क्या इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए,
है ना, मतलब जो भी आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस। सो अमित एक गुड पेंटिंग करता है, उसकी ड्राइंग पेंटिंग वगैरह बहुत बढ़िया है। सो उसका करियर क्या हो सकता है, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एज कोई आर्टिस्ट बन सकता है, पेंटर बन सकता है, एक्सेट्रा बहुत सारे करियर है जो वो सिलेक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे मैंने 2 ही पॉइंट लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। ओके क्योंकि आर्ट क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है, हर एक तरीके से आप अपना करियर उसमें ग्रो कर सकते हो, राइट। नाउ सेकंड देखो, सुनैना रन्स एन एनजीओ फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सुनैना एक एनजीओ को रन करती है जिसमें वो अंडर प्रिविलेज्ड जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनको हम बोल सकते हैं कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, राइट। सो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक मोटिवेट हर टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करें या उन जो भी अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है उनको मोटिवेट कर सकें। So this Sunena runs an NGO for underprivileged children. NGO, a non-government organization that is a group of people with social mission and operates independently from the government. ये हमें अच्छे से पता है कि एनजीओ जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली होती हैं, राइट। सो दीज आर बॉडीज विच मीन्स दे डू नॉट हैव एनी कमर्शियल इंटरेस्ट। उनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होता, प्रॉफिट गेन करना उनका मोटिव नहीं होता है, हेल्प करना लोगों को वो उनका मोटिव होता है। तो इट मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर चिल्ड्रन एंड हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर देम विच मोटिवेट्स हर टू वर्क हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। ठीक है, कि वो स्माइल के साथ उन चिल्ड्रंस के साथ रहती है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करती है या जो भी उनसे हेल्प बन सकती है वो करती है, ठीक है। सॉफ्ट स्पॉट के साथ, स्ट्रॉन्ग लव के साथ उन चिल्ड्रंस के साथ बिहेव करती है। इसी तरीके से हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द आंसर। इसको भी आप अपने ओन वर्ड्स में जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं सभी के डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है आपको, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा असेसमेंट फिनिश हुआ। सारे क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज फिलअप्स हमने बहुत अच्छे से समझे। किसी भी क्वेश्चन आंसर्स में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। डाउट आपका 100% सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। मैं हूँ तो फिर डाउट्स की क्या चिंता है, राइट। कोई भी टॉपिक किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 to 16 हमने कंप्लीट कर लिया। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन आंसर्स में, फिलअप में, ट्रू फॉल्स में, किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ताकि मैं आपके डाउट्स को इजीली सॉल्व कर सकूं। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही आप यहाँ पर सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। लेटेस्ट अपडेट चाहते हो चैनल से रिलेटेड कुछ, कि कब कौन सी चीज़ आने वाली, कौन सा वीडियो कब आने वाला है, ऐसा कुछ चाहिए आपको तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे वेब पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि यहाँ से आप बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ। क्या करोगे इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, लिंक पे क्लिक करना, फॉर्म दिखेगा गूगल फॉर्म, उसको फिल कर देना अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे ही फिल करोगे तो टीम आपसे कंसल्ट करेगी, कंसल्ट करने के बाद आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। अब ये जो बुक्स और ई बुक्स हैं ये स्पेशल बुकलेट के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। मतलब अब यदि आपको सैम्पल पेपर से रिलेटेड या फिर आपको एमसीक्यूज से रिलेटेड, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपको बुकलेट चाहिए तो वो भी आपको बुक्स ई बुक्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकती है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।